हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है और इसका असर हमारी लाइफ पर बहुत ही गहरा होता है। इसका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और इसको हम किसी भी सूरत में अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये तो हर हाल में होकर ही रहेगा। इसका असर हर इंसान पर होता है और ये टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस चूंकि एक ड्राई सब्जेक्ट होता है, इसको हम इंटरेस्टिंग करके समझेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड ही ये टॉपिक है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या जनरल मीनिंग होते हैं और उसको कैसे मेजर किया जाता है और उसको कौन कंट्रोल करता है और उसके क्या कॉजेस होते हैं, इसको हमने अपने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन के जनरल मीनिंग की। तो तैयार हैं आप लोग आज का टॉपिक सुनने के लिए, समझने के लिए, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। आप डेली बेसिस पर रोज़ाना हर किसी से ये सुनते ही हैं कि महंगाई बढ़ गई है, इसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ गई है। इन सारी बातों को हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं या फिर किसी से सुनते रहते हैं। बचपन में, अपने चाइल्डहुड में हर कोई स्कूल को जाता है और हर बच्चा खुशी से स्कूल को नहीं जाता, तो उसके लिए कुछ पैसे दे दिए जाते थे। और आज के इस दौर में पेरेंट्स कुछ पैसे देते हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी स्कूल को चला जाए। वो उन पैसों को कुछ स्नैक्स खरीदने पर खर्च करता है। तो आज से एक 10 साल पिछले चले जाइए, बैक चले जाइए। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ पैसे देते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 रुपीज़ देते थे, वो उस 20 रुपीज़ का स्नैक्स खरीदता था, खुद खाता था और अपने फ्रेंड्स को खिलाता था और उसके पास कुछ पैसे बच जाते थे। और अगर हम उस पीरियड को आज के दौर से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आज के पीरियड में अगर कोई स्टूडेंट 20 रुपीज़ या 20 रुपीज़ लेकर जाता है तो उसमें क्या आएगा? कुछ नहीं आता, कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं आते और पैसे तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 10 सालों में जो 10 रुपये में या 20 रुपये में जो चीज़ मिल रही थी, वो आज के इस पीरियड में उस रेट पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसी को तो हम इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इन्फ्लेशन किसे कहेंगे? पैसे की जो परचेजिंग वैल्यू होती है, वो वैल्यू कम होने को ही हम इन्फ्लेशन कहेंगे। पिछले 10 सालों में जो 20 रुपीज़ का जो नोट था, आज के इस पीरियड में वही सेम 20 रुपीज़ का नोट अवेलेबल है। नोट तो सेम है मगर उसकी वैल्यू बदल चुकी है। वक्त के साथ साथ पैसों की जो परचेजिंग वैल्यू होती है उसमें कमी आती है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। और एक इंडिविजुअल अच्छी लाइफ जीने के लिए उसको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। खर्चे कैसे होंगे? खाने पीने के लिए होंगे, रहने के लिए होंगे, जिसमें फूड है, क्लॉथिंग है, मेडिसिन्स है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। ये तमाम खर्चे एक्सपेंडिचर करने के ही हैं और ये होते ही हैं और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब इन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है तो हर साल इन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई फैमिली 2021 में उसका मंथली एक्सपेंडिचर अगर 20,000 है और वो हर महीना 20,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पर, और जब नेक्स्ट ईयर में 2022 आएगा तो क्या ये मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 काफ़ी होंगे? नहीं होंगे। अमाउंट बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि 22,000 हो गए खर्चे। 2021 में टोटल खर्चे 21,000 थे। 2021 में टोटल खर्चे 20,000 थे।
2022 में कितने बढ़ गए? 22,000 बढ़ गए। कितना बढ़ के डिफरेंस हो गया? 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। चीज़ें वही हैं, खर्च वही है, मगर खर्च पर जो अमाउंट होता है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 2,000 रुपये बढ़ गया। तो ये 2,000 रुपये ही इन्फ्लेशन कहलाएगा। और ये इन्फ्लेशन को कैसे निपटा जाए, इसको कैसे रोका जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये इतना आसान है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। इन्फ्लेशन के रेट से निपटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तभी इन्फ्लेशन का असर हमारे ज़िंदगी पर ज़ीरो होगा। समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है? चलिए इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपीस रखे हुए हैं और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। सपोज़ 6 लाख रुपये हो जाएगी। आपने 10 साल पहले 10 लाख रुपये रखे थे। 10 साल के बाद उन 10 लाख की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। तो अब बाकी के 4 लाख कहाँ गए? क्या चोरी हो गए? नहीं, चोरी नहीं हुए। ये इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई। आज के पीरियड में 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ की वैल्यू कुछ ज़्यादा है। अब ये 1 करोड़ की वैल्यू आने वाले 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हम इंसान क्या करते हैं? आज के पीरियड में लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, जैसा कि बच्चों का एजुकेशन फॉरेन में करेंगे और एक बड़ा घर खरीदेंगे एक्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें आप कब डिसाइड कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें आप आज के पीरियड में यानी कि आज की डेट में डिसाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ें कब होने वाली हैं? ये चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। 10 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद ये चीज़ें होने वाली हैं। और आज जो करेंसी की वैल्यू है वो 10 साल के बाद 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी? करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। और हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में, और 20 साल के बाद इन चीज़ों पर कितने पैसे खर्च होंगे? बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पर भी परचेजिंग पावर कम हो गया। और आज जो करेंसी की वैल्यू है वो अलग है, और आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बाद उसकी वैल्यू अलग होगी। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो नज़र नहीं आता और आपको धोखे में रखता है और ये कहता है कि आपके पैसे सेफ हैं, मगर रियलिटी में, हकीकत में जो पैसे रखे गए हैं उनकी वैल्यू को ये कम कर देता है। फ़र्ज़ करो कि एफडी पर अगर 5% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में रखा जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है और जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एफडी पर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और समझिए कि इन्फ्लेशन 6% है, महंगाई 6% बढ़ चुकी है। इंटरेस्ट मिल रहा है 5% और इन्फ्लेशन है 6%। तो क्या हुआ? -1% कम हो गया। आपने जो एफडी में पैसा लगा रखा है उसकी वैल्यू हर साल 1% कम हो रही है, और जितने भी साल आप एफडी रखेंगे उतने साल 1% 1% पैसे की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और कई बार जब खाने पीने की चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटीज़ महंगे हो जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि इसका असर हम पर नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो क्या होगा? और थोड़े लोग कहेंगे कि हमारे पास तो गाड़ी ही नहीं है, कोई व्हीकल ही नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम पर क्या उसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा। जिनके पास गाड़ी है उन पर भी पड़ेगा और जिनके पास गाड़ी नहीं है उन पर भी पड़ेगा। और जिसके पास गाड़ी है वो तो पेट्रोल डालेगा ही, चाहे पेट्रोल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए। और जिसके पास गाड़ी नहीं है, व्हीकल नहीं है,
वो डायरेक्टली पेट्रोल नहीं खरीद रहा है, मगर इनडायरेक्टली उसकी प्लेट में जो खाना आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आएगा। और हमारे खाने पीने की चीज़ें जैसे कि चावल है, रोटी है, मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, ये तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्ट ही के ज़रिए तो मार्केट में आएंगी। तो उसके प्राइसेस किसको देने पड़ेंगे? कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद क्या है? मेट्रो सिटी है और यहाँ पर हर स्टेट के लोग आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं। और इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रियल इस्टेट का। और हैदराबाद में ज़मीन लैंड कितनी है? लिमिटेड है। लैंड को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, जितनी लैंड है उतनी ही लैंड रहेगी। और जब रियल इस्टेट का बिजनेस होगा तो उस लैंड पर अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, फ्लैट्स बनाए जाएंगे और उसको बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर बात आएगी डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड कितना है फ्लैट्स का? बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सप्लाई कितनी है? बहुत से लोग लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर रियल इस्टेट एजेंट क्या करेगा? वो फ्लैट्स की वैल्यू बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि ख़रीदने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इससे उसको प्रॉफिट मिल सकता है। और जितना भी वो अपने फ्लैट की वैल्यू को बढ़ाता है उतनी वैल्यू उसको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि ख़रीदने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसको हम डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का इन्फ्लेशन माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन से बचा कैसे जाए? क्या कोई तरीक़ा है इन्फ्लेशन से बचने के लिए? क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है और ये हर साल हमेशा बढ़ते ही जाएगी। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इन्फ्लेशन से बचने के लिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उनका कहना है कि पैसों को रियल इस्टेट में या फिर गोल्ड में या फिर निफ्टी में, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इन्वेस्ट किया जाए। वहाँ पर अपने पैसों की सरमायाकारी की जाए। रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ते रहती है, कभी भी कम नहीं होती। आज की डेट में आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, 1 करोड़ का घर खरीदिए, आने वाले सालों में उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्या कभी आपने सुना है कि गोल्ड की वैल्यू कम हो गई है या फिर एकदम नीचे आ गई है? गोल्ड वैल्यू में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, मगर इतने भी नहीं होते कि बिल्कुल ही कम हो जाए, डाउन हो जाए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और निफ्टी तो एक्सीलेंट ऑप्शन है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। और पिछले 25 सालों में निफ्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने 11% एवरेज रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और लगातार इन्फ्लेशन को बियर किया है, बर्दाश्त किया है। और जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं उतना ही हम इफ़ेक्टिवली इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। और हमको इन्वेस्टमेंट को और इन्फ्लेशन को सीरियसली लेना होगा। और हम जितनी जल्दी इन्फ्लेशन को समझते हैं और सॉल्यूशन पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, उतना ही हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और एक बात याद रखने की है कि हमारे खर्चे हमेशा बढ़ते रहेंगे, कभी भी कम नहीं होंगे और उन खर्चों की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो समझ में आया इन्फ्लेशन क्या होता है और उससे कैसे हम बच सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।